हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टॉपिक में पॉइंट चार्जेस को डिस्कस किया था, राइट? अब हम पॉइंट चार्जेस को ना डिस्कस करके स्प्रेड चार्जेस को डिस्कस करें। अब आप बोलेंगे कि स्प्रेड चार्जेस का मतलब क्या होता है? अब जब मैंने आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि एक जो पॉइंट चार्ज है वो एक फील्ड है, उसमें कहीं पर भी पड़ा है, राइट? अब अगर मैं चार्ज को इक्वली और स्मूथली स्प्रेड कर दूं, बहुत सारे चार्जेस हैं, हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी और हमने एन पॉइंट चार्जेस की बात की थी। अगर अब चार्जेस इक्वली और स्मूथली स्प्रेड हो जाते हैं तो हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट? ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइन चार्ज, लेट्स से कि हम पहले बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप बोलेंगे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अगर हमारे पास कोई वायर है, मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, अब उसमें जो चार्ज होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब एक वायर है मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है, राइट? ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में जो चार्ज होगा वो यहाँ पर भी चार्ज होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। ओके, ये हमें मैटर नहीं करता है, बट चार्ज जो भी होगा, अब एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नेगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा होगा, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर। तो अगर हम इस वायर की बात करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जा रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि कोई हमारे पास वायर है या रोप है, तो ये ऐसे चार्जेस जहां एक लाइन में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? अब हम सेकेंड की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बोलेंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी एग्जांपल आ जाती है? अगर मैं आपको बात करूं, आपके पास कोई मेटल प्लेट है, राइट? आपके पास कोई मेटल प्लेट है। अब मेटल प्लेट कैसी होगी? मान लीजिए मेटल प्लेट एक सर्कल की है और स्क्वायर की ले लेते हैं, चलिए स्क्वायर की है ऐसे मेटल प्लेट। ओके, अब उसमें जो करंट है, सॉरी नॉट करंट, जो हमारे पास चार्जेस है वो ऐसे फैले हुए हैं, राइट? ऐसे स्प्रेड आउट है स्मूथली। मान लीजिए इसमें दो चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये ऐसे फैले हुए हैं। जब हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस आ जाता है जो ऐसे स्प्रेड आउट है, राइट, तो हम उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं, राइट? अब हमारे पास थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं पहले और थर्ड की बात करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अगर मान लीजिए, अब आप बोलेंगे कि वॉल्यूम किसमें है, यहां पर जो बेस्ट एग्जांपल जिससे आपको इजीली क्लियर हो पाएगा, दैट इज बॉल। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, तो वो एक टाइप का वॉल्यूम है, उसमें पूरे बॉल में जो हमारे पास चार्जेस है वो स्प्रेड आउट है, राइट? वो चार्जेस एकदम फैले हुए हैं, तो हम उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। ये बात है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज होना चाहिए, मतलब कोई ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और वो कॉन्टिन्यूसली मतलब फैला होना चाहिए, तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं? आप इन्हें याद एग्जाम्पल से रख सकते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बॉल। ओके, बॉल और वो सब चीजें जिसमें मतलब वॉल्यूम आ जाती है, मतलब अगर आप किसी में कुछ डाल देते हैं, अगर मैं वॉल्यूम को सॉरी अगर मैं बॉल को कट कर दूं बीच में से, तो उसमें मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, राइट? तो उसका मतलब क्या है, उसमें कुछ वॉल्यूम है और वहां उस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड आउट है, तो हम उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये थे हमारे पास तीन
टाइप्स के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखिए, अगर मैं अब बात करती हूँ, लेट मी रेज, अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू दिस continuous charge distribution. Okay, due to this continuous charge distribution. Calculation of force due to continuous charge distribution. ठीक है जी। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। मान लीजिए मैं एक सरफेस ले लेती हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस है, ओके, और इसके आसपास ही ना एक चार्ज पड़ा है, दैट इज कोई भी चार्ज ले सकते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पड़ा है यहाँ पर, क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का उसका जो डिस्टेंस है वो हम आर यूनिट वैक्टर, आर पोजिशन वैक्टर ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर एक स्मॉल सा, मतलब हम एक चार्ज ले रहे हैं क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, दैट इज एक बॉक्स में मैं इस चार्ज को रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो चार्ज ले रही हूँ उसका मैं नाम दे देती हूँ डी क्यू, राइट। अब हमने क्या बात की, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अब हमें फोर्स निकालनी है। अगर आपको याद हो, पिछले टॉपिक्स में जब भी हमने फोर्स की बात की है, जब भी हमने फोर्स निकाला है, हमने सबसे पहले एक चीज की ही बात की है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ की हेल्प से हम फोर्स को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? अभी हमें याद है कि फोर्स का जो फॉर्मूला, कूलम्स लॉ की जो कूलम्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज डी एफ, ओके। df is equals to 1/4 pi epsilon naught। अब हमारे पास अगेन दो चार्जेस हैं, एक है हमारे पास Q नॉट और एक है हमारे पास dq, और हमारे पास नीचे है r स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है r यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये यूनिट वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, डी क्यू से क्यू नॉट तक जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ड्यू टू कूलम्स लॉ, ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब देखिए, अब हमने एक और लॉ पीछे किया था, दैट इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने उसमें क्या निकाला था कि जब हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे तो जो मतलब एग्जैक्ट जो हमारी ओवरऑल फोर्स होगी वो किसका सम होगी, जो वेक्टर सब फोर्सेस हैं यहाँ पर एक्ट कर रही हैं उनकी निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम ओवरऑल निकालते हैं, जब हम ओवरऑल निकालते हैं स्टूडेंट्स, तब हम वहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तब हम वहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब वो इंटीग्रेशन का हम यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमारे पास एक चीज आ जाती है, दैट इज, देखिए, अब ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर मुझे फोर्स लिखनी है, मुझे ओवरऑल फोर्स लिखनी है, ओवरऑल फोर्स मेरे पास कैसे आएगी, दैट इज इक्वल टू डी एफ, दैट इज इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे ओवरऑल फोर्स चाहिए, राइट, मुझे ओवरऑल फोर्स चाहिए। अब मैं डीएफ की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ क्या था मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर था मेरे पास यहाँ पर, और आर था यूनिट पार्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूँ, मतलब थोड़ा इधर उधर रीअरेंज कर लूँ, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ये कुछ चीजें जो हैं वो बाहर ले जाती हूँ, राइट, मैं जो कुछ चीजें हैं वो बाहर ले जाती हूँ, दैट इज, अगर मैं बात करती हूँ क्यू नॉट की बात करती हूँ, क्यू नॉट मैं बाहर ले जाती हूँ, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट मैं बाहर ले जाती हूँ, और ये चीज जैसे कि डी क्यू, हाँ डी क्यू को मैं अंदर ही रख लेती, हाँ डी क्यू को मैं अंदर ही रख लेती हूँ, हाँ डी क्यू को मैं अंदर ही रख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट, और ये आ गया मेरे पास, ये था मेरे पास। अब आपको जो भी वैल्यू दी होंगी
आप उसमें यहाँ लगा के अपनी वैल्यूज को इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, दिस इज नॉट द एंड, यहाँ पर एंड नहीं होता। जो हमने अभी 3 चीजें डिस्कस की थी, 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर हमारे पास वायर है तो उसमें जो वैल्यू है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो वैल्यू कैसी होती है, अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कैसी होगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो किस में होगी। तो वो सब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सब रिवाइज कर लीजिए। If you have any doubt, you can comment below. I will be there. Thank you for your time. Thank you.